Assalamu alaikum everyone, how are you all? So we have successfully completed our previous lectures regarding the characteristics and disadvantages as well as advantages of cooperative societies. आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है because in this lecture we'll be studying the history of cooperative movement. फाइन, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी कैसे, इनिशियली इसकी शुरुआत कहां से हुई. फाइन, तो पहले हम वर्ल्ड ओवर देखेंगे, पूरी दुनिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट कहां से चली, उसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे जिनकी वजह से आज हम ये कोऑपरेटिव मूवमेंट देख रहे हैं अपने देश में और देश के बाहर भी. तो फर्स्ट विल सी द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट वर्ल्ड ओवर and second we'll see the history of cooperative movement in India. So India में we'll have to go back to the Vedas and Upanishads and Manusmritis वगैरह वगैरह, वो आपकी ट्रेडिशनल किताबें हैं. फिर प्री इंडिपेंडेंस में मूवमेंट कैसे चली, पोस्ट इंडिपेंडेंस में 5 ईयर प्लान्स के जरिए मूवमेंट कैसे चली, वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में. इस पर्टिकुलर लेक्चर में विल बी कवरिंग द कोऑपरेटिव हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट वर्ल्ड ओवर इन द ग्लोब. फाइन, सो इस हिस्ट्री में सबसे पहले आपको समझना है कि ये सब शुरू कैसे हुआ. अब देखिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट इतनी बड़ी मूवमेंट है, वर्ल्ड ओवर ये मूवमेंट चली कि हम पर्टिकुलरली इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये अगर आप पढ़ने बैठेंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट वर्ल्ड ओवर तो आपको इतना ज्यादा मटेरियल मिलेगा दैट यू विल नॉट बी एबल टू कवर अ सिंगल बुक फॉर दैट. तो हमें इसमें क्या करना है, विल सी कि इसका जेनेसिस कहां से हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई. सो दैट विल बी आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, द जेनेसिस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट. फाइन, तो शुरू कहां से हुआ. सो कोऑपरेटिव मूवमेंट या कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो आइडिया है ये तो एंशिएंट सिविलाइजेशन से ही चलते आ रहा है, जहां पर लोग मिलजुल कर कोई काम करना चाहते थे और वो करते थे और सक्सेसफुली उसको पूरा करते थे. पैसे नहीं है तो मिलजुल कर एक दूसरे को पैसे यानी म्यूचुअल हेल्प करते थे, सेल्फ हेल्प करते थे वगैरह वगैरह. ये तो आपको एग्जांपल्स वर्ल्ड ओवर मिलती है एंशिएंट सिविलाइजेशन से. पर जिस कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात हम कर रहे हैं और जिस कोऑपरेटिव मूवमेंट को आपको सिलेबस में दिया गया है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू होती है स्कॉटलैंड से. सो स्कॉटलैंड में एक जगह है फेनविक, और फेनविक में 1761 में दुनिया की सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, फेनविक कोऑपरेटिव सोसाइटी. और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक पहली ऐसी एग्जाम्पल पूरी दुनिया को दिखाती है कि ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपनी फंक्शनिंग दिखाएंगी, ऐसे वो अपना काम करेंगी. इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती है, ये उसका मकसद है और इस तरीके से हम उसको पूरा करेंगे. ये हमें स्कॉटलैंड में, जो यूनाइटेड किंगडम में आता है, स्कॉटलैंड में इसकी हमें पहली एग्जाम्पल मिली 1761 में. फिर स्कॉटलैंड के अंदर ही ये आइडिया इतनी तेजी से फैला कि सिर्फ फेनविक में नहीं बल्कि आसपास के एरिया में, जैसे कि गोवन, डार्विल, ये वहां के एरियाज है जहां पर 1777 में लोगों ने फिर से कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली. उसके बाद 1840 में फिर से स्कॉटलैंड के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोली गई. तो अलग अलग जगह से लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हिस्सा बनने लगे. अब हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया पहले ही लेक्चर में कि ये क्यों बनाई जाती है, इसका मकसद क्या है, इसकी नीड क्यों होती है. अब आपको वो फिर से यहां पर रिपीट कराने की जरूरत नहीं है कि अब यहां पर लोग क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहते थे. क्योंकि पहले ही हमने देख लिया कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या फायदा हो सकता है. जो एक सिंगल इंडिविजुअल खुद से नहीं कर पाएगा वो मिलकर एक पूरा का पूरा ग्रुप, एक पूरी कम्युनिटी कर सकती है. इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज काफी ज्यादा अपीलिंग लगा लोगों को और लोग उसमें जुड़ते गए. फेनविक से शुरू हुआ और स्कॉटलैंड में फैलते गया. स्कॉटलैंड से ये चीज बाहर निकलती है और 1835 में फ्रांस में लायंस के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली जाती है. तो इट एक्चुअली बिगैन फ्रॉम स्कॉटलैंड और फिर धीरे धीरे इट एक्चुअली स्प्रेड टू फ्रांस. और फ्रांस के बाद द एरिया इज इंग्लैंड, और इंग्लैंड के अंदर हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को मिली, जहां से हम बोलते हैं कि ये है असल एग्जाम्पल कोऑपरेटिव सोसाइटी की. उसको हम कहते हैं इट वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल इन द कोऑपरेटिव कंज्यूमर मूवमेंट. अगर आपको देखना है, अगर आप कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं उस पर, अगर उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी की मूवमेंट को शुरू करना है, द
1 second. So the movement in cooperative societies, तो अगर आपको देखना है कि बुक्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कहां से उन्होंने शुरू किया है, दैट इज फ्रॉम इंग्लैंड, दैट इज फ्रॉम इंग्लैंड. इंग्लैंड में एक जगह है रॉचडेल. इन 1844 इस रॉचडेल के अंदर कुछ चंद लोग मिलकर रॉचडेल पायनियर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जिसका मकसद कुछ और होता है जो मैं नीचे बताऊंगा आपको. और लेकिन इसको हम फर्स्ट एग्जाम्पल क्यों कहते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट की, बिकॉज रॉचडेल में जो इंग्लैंड में आता है वहां पर वो रॉचडेल प्रिंसिपल्स देते हैं. क्या देते हैं? रॉचडेल प्रिंसिपल्स. यानी इंग्लैंड के अंदर जो रॉचडेल जगह है वहां पर जो लोग मिलकर उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जिसके हिसाब से उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाई जाएगी. वो कौन कौन से 7 प्रिंसिपल्स हैं हम इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए हम जेनेसिस पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट का. तो स्कॉटलैंड से शुरू होती है चीज, वो फ्रांस जाती है, फ्रांस से इंग्लैंड में रॉचडेल एक जगह है, वहां पर क्या होता है 1840s का टाइम है. रॉचडेल में 1840s का टाइम है एंड इट इज द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. फाइन. अब आपको पता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जब इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा सब सामने आई, तो सबसे पहले कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी, कौन सी ऐसी जगह थी, कौन सा ऐसा सेक्टर था जिसमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज खोली गई, जहां से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक ऑफ करती है, एंड दैट इज योर टेक्सटाइल सेक्टर. और टेक्सटाइल सेक्टर में वीवर्स होते हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस पड़ता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का. तो वीवर्स थे, अब उनके पास जॉब नहीं था. अब आपके 1840s में देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ दीज वीवर्स. फाइन. तो जॉब लॉसेस हो रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है. 1840s में इंग्लैंड के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पढ़ते हैं इकोनॉमी में कि आमतौर पर ऑन एन एवरेज जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक्सपेक्टेड एज क्या है, कितने साल तक एक्सपेक्टेड है कि वो जिंदा रहेगा, दैट इज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अब हमने देखा जॉब्स कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है इंग्लैंड के अंदर, और लोग क्योंकि जॉब नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है, वो उनको जब फॉर एग्जांपल स्टोर से कोई चीज खरीदनी है तो स्टोर से कोई चीज खरीदने के बाद उनके पास पैसे नहीं होते उनको वापस देने के लिए, तो वो क्या करते हैं, कर्जे पे ले लेते हैं चीजें. तो दुकानदार को बोलते हैं कि भाई अभी पैसे नहीं है, बाद में दे देंगे. इसकी वजह से लोगों का कर्जा बढ़ता गया और स्टोर कीपर्स जो है जो चीजें बेचते थे वो अब सस्ती चीजें और लेस क्वालिटी की चीजें बेचने लगे इंग्लैंड में. अब वहां पर रॉचडेल में 28 लोग मिलकर, जो दोस्त थे, उन 28 लोगों ने मिलकर सोचा कि यहां जो ये शॉप्स है, इन शॉप्स में कहीं पर भी हमें ऑनेस्ट फूड ऑनेस्ट प्राइस पे नहीं मिलता है. फाइन. अच्छी क्वालिटी का फूड अच्छे प्राइस पे नहीं मिलता है. तो हमने क्या देखा, पहले तो क्वालिटी फूड की बहुत कम है, दूसरा उसका प्राइस भी काफी ज्यादा है. तो उसको दिमाग में रखते हुए रॉचडेल पायनियर्स ने क्या सोचा कि हम एक कोऑपरेटिव बनाते हैं. उसकी एग्जांपल्स उन्होंने फ्रांस और स्कॉटलैंड से ऑलरेडी ले ली थी, और ये 28 लोग जो रॉचडेल के अंदर थे, दे वर हाईली इंप्रेस्ड, हाईली इंस्पायर्ड बाय रॉबर्ट ओवन. रॉबर्ट ओवन एक कमाल के सोशियो इकोनॉमिक थिंकर है जिसको हम यहां पे पढ़ेंगे. ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट. सो दीज 28 रॉचडेल पायनियर्स, दे एक्चुअली they were quite inspired by Robert Owen, और उसी के आइडियाज लेकर और स्कॉटलैंड और फ्रांस से आइडियाज लेकर उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई. उनके पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर मौजूद था और उसी के स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्होंने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अच्छा फूड अच्छे प्राइस पे लोगों तक पहुंचाएंगे. So it was an example of consumer cooperative. आमिर सर आपको पढ़ाएंगे cooperative के टाइप्स में. There is one more type, consumer cooperative societies, जिसका मकसद ये होता है कि हम कंज्यूमर्स तक अच्छा फूड अच्छे प्राइस पे पहुंचाए. अच्छा प्राइस यानी लेस प्राइस पे पहुंचाए. फाइन. तो हमने देखा कि ये 28 जो रॉचडेल पायनियर्स है, इन्होंने देखा सबसे ज्यादा लेस क्वालिटी हाई प्राइस पे कौन सी चीजें बेची जाती है. तो इन्होंने देखा बटर है, फ्लावर है, ओट मील्स है, कैंडल्स है और शुगर है. ये कुछ ऐसी कमोडिटीज है जिनको ये शॉपकीपर्स लेस क्वालिटी में बेचते हैं और हायर प्राइस पे बेचते हैं. तो इन लोगों ने क्या किया, ये 28 लोग जमा हो गए, इन्होंने सेविंग्स शुरू की, इन्होंने पैसा जमा करते करते इतना पैसा जमा किया कि अब उन्होंने एक स्टोर खरीदा रॉचडेल के अंदर.
तो उन्होंने एक दुकान खरीदी और उस दुकान में उन्होंने यही चीजें खरीदी, इन्होंने यही चीजें लाई, यही रॉ मटेरियल लाया, अच्छे प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का लाया। तो फार्मर्स से आपके बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे शुगर खरीदा, बटर खरीदा, ओट मील, कैंडल खरीदे और अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदे, मैनचेस्टर से चीजें ले आते थे और पूरे इंग्लैंड में उसको बेचते थे। फाइन। अब हमने देखा कि ये जो रॉचडाइल का जो स्टोर था ये इतना ज्यादा फेमस हुआ अपनी क्वालिटी और प्राइस की वजह से कि ये रॉचडाइल पायनियर्स दुनिया में एक एग्जाम्पल और स्टैंडर्ड सेट करके निकल गए। फाइन। तो अब हमें समझ आया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की का सबसे बड़ा फायदा क्या है। फायदा क्या है, हमने ये देखा कि कुछ लोग मिलकर, जो अकेले वो लोग नहीं कर सकते थे, अकेले दुकान नहीं खरीद पाते थे, तो उन्होंने मिलकर एक दुकान बनाया और उस दुकान में अच्छी चीजें लेस प्राइस पर लोगों तक पहुंचाई। तो इसकी एग्जाम्पल पूरी दुनिया में फैली। फिर ये इतना हिट हुआ, ये इतना फैला, रॉचडाइल पायनियर्स की न्यूज इतनी ज्यादा पूरे इंग्लैंड में फैली, पूरे यूरोप में फैली। इन्होंने अपनी सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए कि ये भाई ये प्रिंसिपल है जिसके हिसाब से हम चलेंगे, और वो प्रिंसिपल्स आज भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉलो करती है, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है ICA, उन्होंने उसी प्रिंसिपल्स को लेकर उसमें तोड़ मरोड़ कर उसको कुछ एडिटेड वर्जन में आगे पहुंचाया है लोगों तक। वो हम आज आगे देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में कि ICA के कौन से वो एडिटेड प्रिंसिपल्स है जो रॉचडाइल प्रिंसिपल से लिए गए, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए बस ये समझो आप कि जो कोर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किन प्रिंसिपल्स पे चलती है, वो प्रिंसिपल्स आपके रॉचडाइल प्रिंसिपल्स है जो इन्होंने रॉचडाइल पायनियर सोसाइटी ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बनाए थे उस वक्त 1844 में। तो इंग्लैंड में जब ये हालत चल रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था, वीवर्स के पास जॉब नहीं था, वो लोग मिलकर कोऑपरेटिव शुरू करते हैं। तो इंग्लैंड की इस एग्जाम्पल को हम कहते हैं इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव कंज्यूमर मूवमेंट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट एग्जाम्पल। फाइन। उसके बाद ये इंग्लैंड से चीज बाहर जाती है और जर्मनी में भी ये फैलती है। 1845 में जर्मनी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की शुरुआत होती है। नाउ द थिंग इज, आपने एग्जाम्पल्स तो देख ली, अब लोगों में ये, उनमें कैपेसिटी थी, उनमें ये रिस्क लेने का, उनमें ये कैपेसिटी थी कि भाई हाँ वो मिलकर कुछ करना चाहते हैं। Fine, they had that will in themselves कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोगों में आपस में एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, कंज्यूमर्स तक अच्छी चीजें पहुंचाना चाहते हैं, प्रोड्यूसर्स की हेल्प करना चाहते हैं, रॉ मटेरियल अच्छा लाना चाहते हैं। ये सारी चीजें, ये इनका मकसद था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। तो कुछ चंद लोगों ने हिम्मत दिखाई और ये इसकी एग्जाम्पल्स पूरी दुनिया में सेट की। लेकिन इसके साथ साथ ये लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे थे, इसके बिल्कुल पैरेलल कुछ साइंटिस्ट भी अपना काम कर रहे थे, कुछ फिलोसोफर्स, कुछ थिंकर्स भी अपना काम कर रहे थे, जिन्होंने एकेडमिक लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की सिग्निफिकेंस दुनिया को बताई। तो इन थिंकर्स में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने एक सब्सटैंशियल अप्रोच दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, जिन्होंने कमाल का काम किया इस फील्ड में। उनमें सबसे पहला जो हमारे पास साइंटिस्ट है, दैट इज रॉबर्ट ओवन। ही इज अ ब्रिलियंट थिंकर फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। रॉबर्ट ओवन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो रॉबर्ट ओवन फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज रॉबर्ट ओवन ही वो साइंटिस्ट है, वो थिंकर है जिससे रॉचडाइल पायनियर्स इंस्पायर हुए थे। फाइन। ये वो थिंकर है जिसने कॉन्सेप्ट दिया सेल्फ कंटेन्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज का। उन्होंने कहा कि हम ऐसी कम्युनिटीज बनाएंगे, ऐसी सोसाइटीज बनाएंगे जो सेल्फ कंटेन्ड हो, उनको एग्रीकल्चरल चीजें वो खुद प्रोड्यूस कर सके और बेच सके। उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज की भी बात की कि हम सेल्फ कंटेन्ड इंडस्ट्री, सेमी इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज भी बनाएंगे। सो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का सबसे पहला काम किसका है? रॉबर्ट ओवन का, द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसके बाद देयर इज सेकंड इंपॉर्टेंट थिंकर, दैट इज चार्ल्स फॉर। ये आपका ऐसा थिंकर है जिसने पहली बार कॉर्पोरेशन पर एक काम किया है, एक ट्रीटाइज लिखी है, एक बुक लिखी है। द बुक इज अ ट्रीटाइज ऑन डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एसोसिएशन, अ ट्रीटाइज ऑन डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एसोसिएशन, कि एक डोमेस्टिक लेवल पर, एक लोकल लेवल पर
हम कैसे एग्रीकल्चरल एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं, सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में तो एसोसिएशन ही होती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में असल में मेंबर्स की एसोसिएशन होती है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें कोऑपरेटिव्स की एसोसिएशन क्रिएट करने के लिए उसकी सिग्निफिकेंस, उसका मकसद, कैसे काम करेगा, फायदा क्या होगा, वो सारा इस बुक में कंसिडर लिखा गया है। द बुक इज रिटन बाय चार्ल्स फॉरियर। ये आपके है, इनकी जो ये ट्रीटाइज है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट वर्क्स ऑन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में सबसे पहला काम इन्होंने ही किया है, यानी अपना मटेरियल, अपने पेपर्स पब्लिश किए। उसके बाद we have one more important thinker, that is Saint Simon. He is again from France. चार्ल्स भी आपके फ्रांस से हैं, सेंट साइमन भी फ्रांस से है। इन्होंने भी बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हमें दी एसोसिएशन पर। इन्होंने तो सिर्फ एग्रीकल्चरल एसोसिएशन पे काम किया था चार्ल्स ने, लेकिन सेंट साइमन ने बाकी एसोसिएशंस में, बाकी सेक्टर्स में एसोसिएशन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए। सो ही इज अगेन अ ब्रिलियंट थिंकर। आफ्टर दैट देयर इज प्राउडन. Proudhon advocated mutual aid and tree of credit for the first time. तो उसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेशन का एक और मकसद होना चाहिए, एसोसिएशन का एक और मकसद होना चाहिए, क्रेडिट लाइन क्रिएट करने का, म्यूचुअल एड देने का। यानी किसी को पैसे की जरूरत है, कोई एक बंदा उसकी मदद नहीं कर पाएगा, क्यों ना हम एक ग्रुप बनाए, सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें, फिर उसको मदद करें हम। ये म्यूचुअल एड की बात है। इसको हम कहते हैं ट्री ऑफ क्रेडिट, कि आप एक ट्री ऑफ क्रेडिट बना रहे हो। क्रेडिट यानी आप पैसे दे रहे हो लोगों को। तो उन लोगों को जिन्होंने मिलकर, जो मेंबर्स है इस एसोसिएशन के, जो मेंबर्स है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनमें से किसी को पैसे की जरूरत है, सबका कंट्रीब्यूशन है, सबके पास पैसे आ गए, तो आपने किसी एक बंदे को पैसे दे दिए। ये है आपका ट्री ऑफ क्रेडिट और म्यूचुअल एड, जो प्राउडन का कॉन्सेप्ट था सबसे पहले। उसके बाद देयर इज अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंकर, डिलीश। और डिलीश ने आपका दो इंपॉर्टेंट चीजें बोली। सबसे पहले उसने क्या कहा कि हमें कोऑपरेटिव का, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का एसोसिएशन है, ये सोसाइटी है, ये हमें हैंडीक्राफ्ट्स में भी करना चाहिए। सिर्फ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी कॉर्पोरेशन बनाने की जरूरत है। ये हैंडीक्राफ्ट को सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किसने किया? दैट इज योर डिलीश। उसके बाद उसने ये भी कहा कि अर्बन लेवल पर, अर्बन एरिया में वी शुड हैव अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स यानी अर्बन एरिया के अंदर हमें ऐसे कोऑपरेटिव्स बनाने चाहिए जो क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, जो पैसे देंगे काम करने के लिए। फाइन, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को लिया और इसी कॉन्सेप्ट को आगे पहुंचाया एफ.डब्ल्यू. रैफसन ने डिलीश का कॉन्सेप्ट लिया। डिलीश ने तो आपको कहा था कि आप सिर्फ क्या करो, अर्बन एरिया में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाओ। अर्बन एरिया में इसी कॉन्सेप्ट को लिया और रूरल एरिया में पहुंचाया। किसने? रैफसन ने। तो रैफसन ने रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स बनाने का इंट्रोडक्शन दिखाया लोगों को। तो उसने रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की बात की रैफसन ने। फाइन, सो दीज आर सम ऑफ योर थिंकर्स जिन्होंने बहुत कमाल का काम किया है in the cooperative movement. So the process started from Scotland, then went to France. France में फिर इंग्लैंड में रॉचडेल पायनियर्स, दुनिया में रॉचडेल प्रिंसिपल्स वो लेकर आए। उन्हीं प्रिंसिपल्स के हिसाब से आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलाई जाती है। फिर इंग्लैंड से वो जर्मनी पहुंचे, जर्मनी से फैलते फैलते पूरे रीजन में, चाहे यूरोप की बात करो, एशिया की बात करो, ईस्ट एशिया की बात करो, अफ्रीकन एरियाज में, यूरेशिया में, हर जगह पर कोऑपरेटिव्स फैलती गई। आज दुनिया में लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोऑपरेटिव्स के साथ जुड़े हुए हैं। 100 करोड़ लोग यानी 1 बिलियन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज थिंकर्स एंड दीज रिस्क टेकर्स। इनकी वजह से आज 100 करोड़ लोग इससे फायदा उठा रहे। फाइन, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये हम लेंगे अभी कि आपको समझना है कि कैसे अब फॉर एग्जांपल अलग अलग एरिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रही है, स्कॉटलैंड से, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, फिर एशिया में, इंडिया में, फाइन, सब कॉन्टिनेंट में, फिर अफ्रीकन रीजन्स में। तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक्सपेंशन हुआ इससे, फाइन, एक्सपोनेंशियली एक्सपेंशन हुआ इसका। उसके बाद ये कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया भी आती है और इंडिया में भी इसकी शुरुआत होती है। फाइन, अब ये आपको एक चीज समझनी है कि इंडिया में आने से पहले आपको पहले समझना है, अब ये अलग अलग रीजन्स में कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रही है।
लेकिन इन अलग अलग रीजन्स में कोऑपरेटिव मूवमेंट चल तो रही है, लेकिन इनका एक बेसिक कॉमन थ्रेड होगा, इनकी एक बैकबोन होगी, और वो बैकबोन क्या है? वो बैकबोन है आपके रॉचडाल प्रिंसिपल्स। फाइन, तो रॉचडाल प्रिंसिपल्स को अब हम देखेंगे। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रॉचडाल प्रिंसिपल्स का। ऑलराइट गाइस, तो हमें अब रॉचडाल प्रिंसिपल्स समझना है। तो रॉचडाल प्रिंसिपल्स है क्या, और कैसे आज भी दुनिया भर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। इनमें से मेजॉरिटी जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं वो ऑलरेडी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ऑलरेडी कवर किया है। यहां पर अब हम उसको थोड़ा डिटेल में लेंगे। सो हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो भी कैरेक्टरिस्टिक देखा अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर क्यों थे? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स तब नजर आते हैं जब वो रॉचडाल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। जबकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन प्रिंसिपल्स पे चलती है, तभी हमें वो कोऑपरेटिव में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, और कैसे इन्हीं प्रिंसिपल्स को आज भी फॉलो किया जाता है, इसका एक इवॉल्व्ड वर्जन फॉलो किया जाता है जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने बनाया है। फाइन, तो वही हम देखेंगे। आपका सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या है, जो असल में एक रॉचडाल प्रिंसिपल है, जो रॉचडाल पायनियर ने दिया था इंग्लैंड में। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑलरेडी मैंने आपको बोला था, पहला ही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था जब वॉलंटरी एसोसिएशन का। अब यहां पर यह पहला प्रिंसिपल है जो रॉचडाल ने दिया, इसको हम रॉचडाल प्रिंसिपल, द फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस फर्स्ट प्रिंसिपल में आपके पर्टिकुलर रीजन में कुछ लोग हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है। अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसी जगह का कोई एक और बंदा इसका हिस्सा बनना चाहता है, इसमें जुड़ना चाहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर रहना चाहता है। ऐसे इंडिविजुअल को आप डिनाई नहीं कर सकते हो उसको मेंबरशिप। आप नहीं कह सकते ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट, ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट सेक्स, इसमें कुछ सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है, इसमें कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है। ऐसे बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। You cannot discriminate on the basis of caste, religion, creed, for example, disability, or any of these other, discriminating criteria. So, कोई भी आना चाहता है and he wants to become the member of cooperative society, you cannot deny the membership. But आपकी particular cooperative society में there can be your particular rules and regulations. सो आपने फॉर एग्जाम्पल एक रूल रखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिसको भी आना है 1 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। सो दैट इज अ रूल, दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी। वो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे कि ये व्हाइट है, ये काला है, ये सफेद है, तो काले को अलाउ नहीं करेंगे, सफेद को अलाउ करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन आपने एक स्टैंडर्ड रखा है कि 1 लाख रुपए जो देगा वही मेंबर बनेगा, ये हम कर सकते हैं। ऐसी डिस्क्रिमिनेशन रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन होती है। आप जो है इररेस्पॉन्सिबल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। फाइन, तो ऐसे सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि आपने फॉर एग्जांपल रखा कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वही मेंबर बन सकता है जो इसी जगह का है, क्योंकि वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानता है, वो इस जगह के लिए अच्छी सलाह दे सकता है, और वो इस जगह के लिए जेन्युइनली कंसर्न्ड होगा। तो ऐसे लोगों को आप रखना चाहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो ये रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है, अलाउड है। पर आपकी ऐसे बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, सेक्स, डिसेबिलिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। तो यू हैव टू बी एंटी डिस्क्रिमिनेटरी। उसके बाद देयर हैज टू बी मोटिवेशंस एंड रिवॉर्ड्स। ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने इसमें एडिशन किया है। ये ओरिजिनल रॉचडाल प्रिंसिपल में नहीं था, बट इट वाज एडेड लेटर। तो इसमें क्या है, मोटिवेशंस एंड रिवॉर्ड्स। अब देखिए, कोई भी मेंबर बनना चाहता है, उसकी कुछ पर्टिकुलर मोटिवेशन होगी। Whether the motivation is altruism, जहां पर the person is coming in or he wants to work for the benefit of the society at large. कोई आना चाहता है इसलिए आ रहा है बिकॉज उसको कुछ फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा, उसको कुछ फायदा मिलेगा। तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में दोनों अलाउ करने हैं।
जो मोटिवेशन के लिए आना चाहता है, जिसकी कुछ मोटिवेशन है कुछ करने की, और आपको रिवॉर्ड भी देने पड़ेंगे, बिकॉज फाइनेंशियली जिसको रिवॉर्ड मिलेगा उसमें उसको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी काम करने के लिए. सो देयर हैव्स टू बी मोटिवेशंस एंड रिवॉर्ड्स इन दीज voluntary and open membership of cooperative societies. So that is your first principle. The second principle of cooperative societies or the Rochdale principle is democratic management. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपने क्या रखा था इसमें? रॉचडेल ने कहा कि हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे, इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन रखेंगे कैपिटल का. क्या सपोज मेरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 लोग हैं, 10 लोग बराबर पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, 10,000 10,000 10,000 10,000, सबने एक जैसा पैसा कंट्रीब्यूट किया तो सबको एक जैसे वोटिंग राइट्स मिलेंगे. तो 1 मैन 1 वोट वाला जो थंब रूल था वही फॉलो किया जाएगा, वही डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है. तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में आपके रॉचडेल प्रिंसिपल नंबर 2 में यह बताया गया है कि यू विल हैव टू हैव एन इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, जिसकी वजह से हर एक को अपना वोटिंग राइट बराबर मिलना चाहिए. 1 मैन 1 वोट का जो कॉन्सेप्ट है आपका वही फॉलो करना है. तो रॉचडेल ने 1844 में यह कॉन्सेप्ट रखा था कि हमें इस तरीके से चलना है, हर एक का अपना अपना से होगा, अपना अपना वोट होगा. So that is the second principle. The third principle is member economic participation. Member economic participation. Member economic participation का मतलब है कि आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे, आप कोई एनजीओ नहीं चला रहे ऐसी जो चैरिटेबल है, आप कोई चैरिटी वर्क नहीं कर रहे हो, आप काम करना चाहते हो. इसके लिए जो लोग इसका मेंबर बनेंगे उनको इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनको कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, तब जाके वो मेंबर बन सकते हैं. फाइन. तो जब तक कि वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएगा, जब तक कि वो कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, तब तक वो सीरियस नहीं कंसिडर किया जा सकता. आजकल हम देखते हैं मार्केट में, फॉर एग्जांपल जो ये शादी.com है, या जो ये अभी फॉर एग्जांपल जो मैरिज ब्यूरोज होते हैं, जो लड़का लड़की का मैरिज पूरा संभालते हैं या लड़का को लड़की से मिलाते हैं, तो ऐसे जो मैरिज ब्यूरोज होते हैं ये क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इनके पास कोई रिश्ता आया, कोई लड़का आ गया, उसको अब फॉर एग्जाम्पल शादी करनी है, तो ये आमतौर पर किसी भी लड़के को मेंबरशिप नहीं देते हैं अपनी ब्यूरोज की. वो उसी लड़के को मेंबरशिप देंगे जो आपको पैसा देगा मेंबर बनने के लिए. किसी के लिए 10,000, किसी के लिए 20,000 देना पड़ता है, तब वो मैरिज ब्यूरो का हिस्सा बनता है. फिर उसके लिए रिश्ते ढूंढे जाएंगे. ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया और उसने बोला कि मेरे लिए रिश्ता लेके देखो. तो ऐसे लोग ऐसे लोग नॉन सीरियस भी हो सकते हैं. तो अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने हैं जिसके एक फुल्ली फर्निश्ड गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उस हिसाब से चलने के लिए यू नीड टू हैव सीरियस पार्टिसिपेशन. You need to have serious you need to get included in the management affairs of the cooperative society. तो ऐसा करने के लिए you'll have to contribute. तो contribution एक important principle है, और रॉचडेल प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि हर एक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए. फाइन. उसके बाद there is fourth important principle, that is autonomy and independence. तो रॉचडेल प्रिंसिपल ने, रॉचडेल पायनियर्स ने ये पहले ही बताया कि कुछ भी हो जाए हम अपनी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. यानी ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इस पर जैसा हम चाहेंगे वैसे ही काम करना है. फाइन. हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, हम 28 लोग हैं, हम 28 लोगों का एक पर्टिकुलर विजन है, हम उस विजन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अपने ऑब्जेक्टिव पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस रहना है. अब हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर आती है, गवर्नमेंट कंट्रोल में है, अब इन्होंने अगर किसी से कर्जा लिया तो कर्जेदार के कंट्रोल में हो जाएंगे. लेकिन रॉचडेल पायनियर्स ने कहा कि चाहे आप गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक करो, चाहे आप किसी क्रेडिट सप्लायर से, किसी मनी लेंडर से पैसा लो, उसके बावजूद आपको अपने टर्म्स पे ही रहना पड़ेगा. आपको दिखाना पड़ेगा कि आप ऐसे एसोसिएशन कर तो रहे हो गवर्नमेंट के साथ या बैंक्स के साथ, लेकिन फिर भी आप ऑटोनोमस हो. फाइन. तो ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता. द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ
cooperative societies. The fifth important principle, the Rochdale principle, is education, training and information. यानी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनेगा वो मेंबर तो बनेगा ही, काम तो करेगा ही, लेकिन उसकी कंटिन्यूअस एजुकेशन भी होगी, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग भी होगी, टू बिकम रेलेवेंट फॉर द करंट प्रेजेंट सिचुएशन. तो अगर आपकी इकोनॉमी तेजी से बदल रही है और आप वहीं के वहीं हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगा. लॉन्ग टर्म आप काम नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म आप गायब हो जाएंगे मार्केट से, क्योंकि आपने कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग अपनी नहीं की, नए नए स्किल्स एक्वायर नहीं किए, नई एजुकेशन एक्वायर नहीं की. तो इसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग, रॉचडाल पायनियर्स ने कहा कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कंपलसरी होगा हर एक को एजुकेट करना, हर एक को ट्रेन करना. उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी करना, यानी लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उनको बताना कि कोऑपरेशन से क्या फायदे हैं, जनरल पब्लिक तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना. ये एक मकसद है, एक प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, जो कि रॉचडाल पायनियर्स ने दिया था. नंबर 6 जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दैट इज कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव्स. मतलब जो आपकी डिफरेंट कोऑपरेटिव्स है, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग मकसद के लिए काम कर रहे हैं, पर क्योंकि वो एक कोऑपरेटिव है, हमें आपस में भाइयों की तरह रहना है, हमें एक फैमिली की तरह रहना है. तो कोऑपरेटिव्स के अंदर कोऑपरेशन होनी चाहिए. सो अलग अलग कोऑपरेटिव्स के अंदर, ये अलग अलग कोऑपरेटिव्स है, इन अलग अलग कोऑपरेटिव्स के अंदर कोऑपरेशन होनी चाहिए. यह है आपका सिक्स्थ प्रिंसिपल, सिक्स्थ रॉचडाल प्रिंसिपल. और ये सिक्स्थ प्रिंसिपल ही है आपका जिसकी वजह से कोऑपरेटिव यूनियन बनती है, कोऑपरेटिव फेडरेशन बनती है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस बनता है. ये क्यों बनता है? बिकॉज ये अलग अलग कोऑपरेटिव्स दुनिया भर में जो फैली हुई है, हमें इन सब के बीच में क्या चाहिए? हमें इन सब के बीच में कोऑपरेशन एनहांस करनी है. वो करने के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड बॉडी होनी चाहिए, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे वो बॉडी बन कैसे गई. So that is your cooperation among cooperatives. And final important principle is concern for community. Concern for community. This is a cooperative society in a particular community. आपका जो भी मकसद है, लेकिन your seventh principle has to be, आप concerned होने चाहिए कि overall betterment, sustainable development कैसे होगी पूरी community की. क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद ही एसोसिएशन का है, कोऑपरेशन का है. और कोऑपरेशन आपका तब आपको अपने जेनिथ तक पहुंचाएगा जब आपके साथ साथ पूरी कम्युनिटी डेवलप होगी. तो यू विल हैव टू हैव अ कंसर्न फॉर द कम्युनिटी एज अ होल. तो ये है आपके 7 इंपॉर्टेंट रॉचडाल प्रिंसिपल्स जो हमने आज के लेक्चर में कवर किए. अगले लेक्चर में विल कंटिन्यू द सेम. तो हम कोऑपरेटिव मूवमेंट पढ़ रहे हैं. कोऑपरेटिव मूवमेंट में वी लुक्ड एट स्कॉटलैंड से फ्रांस, फ्रांस से इंग्लैंड, इंग्लैंड से जर्मनी, देन वी लुक्ड एट सम थिंकर्स, और फिर रॉचडाल प्रिंसिपल्स. अगले लेक्चर में विल बी कंटिन्यूइंग द सेम, और फिर विल स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया. थैंक यू सो मच. बाय बाय.